हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। सो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 9th इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रैक्टिस पेपर वो समझने वाले हैं। काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है, इसमें 3 सेक्शन होंगे आपके, रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर एंड लिटरेचर। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट जो सेक्शन है आपका रीडिंग स्किल्स, वो आपका 20 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें आपको जो है क्या दिया गया है, अनसीन पैसेज दिए गए हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थ्रू अनसीन पैसेज, उसमें हम सबसे पहले इसको रीड कर लेंगे। इसमें दिया गया है, देखिए, भगत सिंह एन आइकॉनिक फिगर इन द एनल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सभी बच्चे भगत सिंह के बारे में जानते हैं। ठीक है, हैज़ अमर्ज द सिंबल ऑफ करेज, तो वो एक सिंबल थे करेज के। जिस तरह से उनको फांसी दी गई थी, उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया था पेट्रोटिज्म के लिए। रेजिलेंस एंड अनवेयरिंग कमिटमेंट टू द परसूट ऑफ जस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट इज बोर्न ऑन September 28, 1907 इन बंगा, पंजाब। Singh's life unfolded against the backdrop of British colonial rule, developing in him early passion for the struggle against oppression. तो उन्होंने बहुत ही कम एज में, कम आयु में अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया था। हिज फादर किशन सिंह एंड अंकल अजीत सिंह प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग हिज पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। तो जो बच्चे होते हैं वो बड़ों से सीखते हैं, तो उनके फादर, उनके चाचा जी, वो भी जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था उसके अगेंस्ट थे, तो उन्हीं से उनको प्रेरणा मिली थी। फ्रॉम एन अर्ली एज भगत सिंह डेमोन्स्ट्रेटेड कीन इंटेलिजेंस एंड वोरेशियस एपेटाइट। वोरेशियस एपेटाइट होता है ना, एक जैसे भूख होती है, ठीक है, एक बहुत ही तेज़ भूख, उसके बारे में बताया गया है। फॉर नॉलेज, तो उनको नॉलेज की बहुत ही तेज़ भूख थी, जिसकी वजह से वो जो है रीडिंग करते थे। His voracious reading include the work of revolutionaries and philosophers, molding his ideology into a powerful blend of socialism and patriotism. The Jallianwala Bagh massacre of 1919 left an indelible impression on him, sowing the seed of discontent against the British Raj. नेक्स्ट देखिए, इन 1928 द यंग फायरब्रैंड ज्वाइंड द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, 1928 में यंग फायरब्रैंड ज्वाइंड द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA, a radical organization advocating complete independence from British rule. In the same year, HSRA prepared a bold plan to protect against the Draconian Defence of India Act and Trade Dispute Act. Clear? भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स शाउट टू एवेंज द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। तो जो भगत सिंह हैं और उन्होंने लाला लाजपत राय की जो डेथ की गई थी, ठीक है, उसके खिलाफ वो थे। हुज कम टू इंजर्स सस्टेन ड्यूरिंग ए पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो है उसको एक तरह से उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से। द इनफेमस इंसिडेंट दैट ब्रोट भगत सिंह इनटू नेशनल स्पॉटलाइट अकर ऑन 8 अप्रैल 1929। ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को वो जो है एक नेशनल जो स्पॉटलाइट होती है उसमें आए, व्हेन ही एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू नॉन लिथल स्मोक बम इनटू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर उन्होंने एक नॉन लिथल स्मोक बम जो है वो सेंट्रल जो असेंबली थी उसके अंदर फेंका था। His aim was not to cause harm, but to use the upcoming trial as a platform to support his revolutionary ideals. उसका एम किसी को इंजरी पहुंचाना नहीं था, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, लेकिन वो जो है एक आइडियल्स और जो रेवोल्यूशनरी आइडियल्स है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे थे। ड्यूरिंग द ट्रायल भगत सिंह एलोकेंस एंड एक्सप्रेशन लेफ्ट एन इनडिलेबल इंप्रेशन ऑन दोज हु विटनेस द प्रोसीडिंग्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द sad thing is that the search for justice took a poignant turn with the hanging of the Lala Lajpat Rai attackers. Seeking vengeance, Bhagat Singh, along with the Rajguru and Sukhdev, killed the responsible British police officer. JP conspired to eliminate Saunders. ठीक है, this historical event took place on December 17, 1928 in Lahore, where Bhagat Singh and his comrades confronted Saunders and avenged the death of लाजपत राय। तो उन्होंने जो है क्या किया था, उनके जो थे उनसे बदला लिया था, जो पुलिस ऑफिसर थे उनके, ठीक है, जो उन्होंने उनको मारा था। The subsequent trial and imprisonment further strengthened Bhagat Singh's commitment to his cause. Even in the face of imminent execution, he displayed remarkable patience, refusing to ask for clemency.
तो उन्होंने उनको बचाने की कोशिश की गई थी, भगत सिंह को और सुखदेव को, राजगुरु को, तो उन्होंने इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वर हैंग्ड ऑन मार्च 23, 1931 को उनको फांसी की सजा दी गई थी, इमोर्टलाइजिंग देयर सेक्रीफाइस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। क्लियर, जो कि हमेशा एक याद रखी जाएगी। भगत सिंह लिगेसी एंड्योर एज ए सिंबल ऑफ करेज एंड इंस्पायर फ्यूचर जनरेशन। तो जो भगत सिंह की जी हैं, उनका जो करेज था वो आने वाली सारी जनरेशन्स को एक तरह से करेज के बारे में बताता है, पैट्रियटिज्म के बारे में बताता है। हिज अनवेयरिंग कमिटमेंट टू जस्टिस coupled with intellectual prowess establish him as an icon of India's freedom movement, reminding the world that true heroism lies in the pursuit of a just and equitable society। यानी वो जितने जस्टिस कहते हैं ना, न्याय प्रिय थे, ठीक है, उतना ही वो इंटेलेक्चुअल स्ट्रांग थे। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप और भी अच्छे से इसको रीड कीजिएगा और तब क्वेश्चंस कीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज अबव। सेलेक्ट द इवेंट दैट हैज अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन भगत सिंह लीडिंग टू हिज डिसकंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। इसमें क्या आएगा? सेलेक्ट द इवेंट दैट हैज अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन भगत सिंह। तो जो है किस चीज़ का इम्पैक्ट उन पे सबसे ज़्यादा पड़ा था? अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, क्विट इंडिया मूवमेंट का, जलियांवाला बाग मैसेकर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या साइमन कमीशन प्रोटेस्ट। तो सबसे ज़्यादा किस पे था? जलियांवाला मैसेकर। क्लियर, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट दिया गया है सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इवेंट इन 1928 दैट लेड भगत सिंह टू कंस्पायर टू एलिमिनेट ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर JP सॉन्डर्स एंड was the historical significance of this event in India freedom struggle। तो जो 1928 में जो यहाँ पे हुआ था, भगत सिंह टू कंस्पायर टू एलिमिनेट जो है ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर JP सॉन्डर्स, और उसका क्या सिग्निफिकेंस था, हमने 1928 के बारे में पढ़ा था, तो उसका सिग्निफिकेंस आपको बताना है फ्रीडम स्ट्रगल में। सो यहाँ से आप आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है कि 1928 में क्या हुआ था और क्यों उसको, जो इंसिडेंट हुआ था वो फ्रीडम जो हमारी है उसमें एक उसको यादगार के रूप में जो है माना जाता है। तो इन 1928 देयर वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पैसेज ऑफ द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, तो उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा था। ड्यूरिंग दिस प्रोटेस्ट ए ग्रुप ऑफ रेवोल्यूशनरीज थ्रू बम इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन दिल्ली। हमने ये सारा पैराग्राफ में पढ़ा है, तो वहीं से आप इसको लिख सकते हो। भगत सिंह एंड हिज एसोसिएट बिलीव दैट एक्ट वुड शेक द ब्रिटिश रूल। उन्होंने सोचा कि ब्रिटिश रूल जो है इससे हिल जाएगा, एंड इंस्पायर अदर टू ज्वाइन द फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ठीक है, द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इवेंट वाज दैट इट हाईलाइट द ग्रोइंग डिसकंटेंट एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस इवेंट से ये हुआ कि बहुत सारे लोग जो है वो एक तरह से इस चीज़, जैसे भगत सिंह के साथ उनको फांसी की सज़ा दी गई तो उस इमोशंस के साथ जुड़ गए, तो वो एक मास जो होता है वो ग्रो किया फॉर द फ्रीडम। इट बिकेम अ सिंबल ऑफ डिफाइंस एंड इंस्पायर्ड मैनी अदर टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो उसमें बहुत सारे लोग जो है वो जुड़ गए थे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। The main reason behind Bhagat Singh refusal to ask for clemency even in the face of imminent execution was। तो भगत सिंह का जो क्लीमेंसी थी, जो एक क्षमादान था उनको जो दिया जा रहा था, ठीक है, उसके लिए उन्होंने रिफ्यूज़ल क्यों किया, ठीक है, एग्जीक्यूशन से पहले। तो आइए देखते हैं, यहाँ से आंसर लिखेंगे। भगत सिंह रिफ्यूजल टू आस्क फॉर क्लीमेंसी इवन इन द फेस ऑफ इमिनेंट एग्जीक्यूशन was drawn by his unwavering commitment to the cause of independence and his strong belief in sacrificing his life for the freedom of the nation। उनको लगता था कि अगर वो उनको एग्जीक्यूट होगा, वो फांसी जो है उनको लगेगी, तो इससे बहुत सारे जो यूथ है वो फ्रीडम के लिए खड़ा हो जाएगा। तो उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए कि जो फ्रीडम का रास्ता है वो किस तरह से आसान किया जा सकता है, उन्होंने खुद को सेक्रीफाइस करना ज़रूरी समझा। ही सॉ हिज एग्जीक्यूशन एज अ पावरफुल स्टेटमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश ऑपरेशन एंड एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स टू कंटिन्यू द फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वर्ड विच मीन्स द इनआर्टिकुलेटनेस फ्रॉम द पैसेज। तो इनआर्टिकुलेटनेस जो है इसका एक सिनोनिम आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेजिलियंस। आंसर क्या रहेगा? रेजिलियंस। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया गया है, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली।
According to the author, Bhagat Singh joined the Hindustan Socialist Republic Association in 1928. The primary objective of the plan devised by him and his comrades was, तो primary objective जो है वो क्या था वो आपको यहाँ पर बताना है। आंसर रहेगा द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान डिवाइस्ड बाय भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स इन द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन वाज, जो HSRA है, वाज टू ओवरथ्रो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया, उसको एक तरह से वापस भेजना था, एंड एस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट एंड सोशलिस्ट नेशन, एक इंडिपेंडेंट और सोशलिस्ट नेशन जो है वो यहाँ पर बनाना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द अबो पैसेज, जो हमने अभी जो पैसेज पढ़ा ऊपर, how did Bhagat Singh reading habits shape his ideology and what role did Jallianwala Bagh massacre play in fostering his discontent against British colonial rule? तो जो भगत सिंह की रीडिंग हैबिट थी, कैसे उनकी रीडिंग हैबिट ने उनकी आइडियोलॉजी चेंज की, तो वो लगातार फिलॉसफी पढ़ते थे, पुरानी जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी बुक्स पढ़ते थे, जिससे उनके जो इंटेलेक्चुअल है वो एक तरह से उनकी आइडियोलॉजी इस तरह की बन गई थी। एंड जो जलियांवाला बाग मैस्केयर था वो उसमें किस तरह से ब्रिटिश कॉलोनियल उसने क्या रोल प्ले किया, ये आपको लिखना है। So Bhagat Singh and extensive reading habit exposed him to various ideologies including socialism and nationalism, which greatly influenced his own ideology. The Jallianwala Bagh massacre further fueled his discontent against British colonial rule as he witnessed the brutal and unjust action of the British authorities, solidifying his determination to fight for independence. तो ये जो है आपका आंसर क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैराग्राफ, व्हाट वाज द प्राइमरी आइडियोलॉजी दैट भगत सिंह डेवलप थ्रू हिज वोरेशियस रीडिंग। ठीक है, तो प्राइमरी आइडियोलॉजी क्या थी उनकी, जो डेवलप थ्रू हिज वोरेशियस रीडिंग, यानी जो उनकी वोरेशियस एपेटाइट थी पढ़ने की, तो उसमें क्या आ जाएगा, सोशलिज्म। ठीक है, सोशलिज्म इसका आंसर रहेगा C। नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड स्टेट ट्रू फॉल्स। तो स्टेटमेंट है, भगत सिंह लेगेसी प्राइमरीली एम्फेसाइज हिज इंटेलेक्चुअल प्रोवेस रेदर देन हिज कमिटमेंट टू जस्टिस। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो भगत सिंह की लेगेसी थी उसने केवल इंटेलेक्चुअल प्रोवेस किया और जस्टिस के ऊपर इतना नहीं किया, तो ऐसा नहीं था। हमने पैराग्राफ में पढ़ा था कि दोनों ही चीज़ें उनके अंदर इनकलकेट हुई थी, तो ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद अब हम करेंगे यहाँ पे सेकंड, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। अब इसको हम पढ़ेंगे जिसमें कुछ आंकड़े आपको दिए गए हैं, कुछ सर्वे दिया गया है, इस तरह के कुछ क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर, तो इसको बहुत ध्यान से एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू कैनालिस एस्टिमेट द इंडियन पीसी मार्केट में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, डेस्कटॉप, नोटबुक एंड टैबलेट, हैज़ डिक्लाइन बाय ए मैसी 22% ईयर ऑन ईयर। तो इसमें क्या किया गया, एक डिक्लाइन देखने को मिला। ठीक है, विद शिपमेंट ऑफ 4.1 मिलियन यूनिट इन जो है 2022। दिस वाज ड्यू टू ए शार्प डिक्लाइन इन नोटबुक शिपमेंट विच डिक्लाइन 31% टू 2.3 मिलियन यूनिट। ठीक है, तो नोटबुक शिपमेंट में एक बहुत ही शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। डेस्कटॉप शिपमेंट डिक्लाइन 5% टू 695,000 यूनिट्स, वाइल टैबलेट शिपमेंट डिक्लाइन टू 7% टू 1.2 मिलियन यूनिट। तो इनमें तीनों में जो है डिक्लाइन देखने को मिला। बट ओवरऑल 2022 वाज अ सक्सेसफुल ईयर फॉर द इंडस्ट्री इन इंडिया। क्लियर, बट ओवरऑल अगर हम देखा जाए, ठीक है, इसमें देखिए ये एक सर्वे दिखाया गया है, ये Q4 जो लिखा गया है ना, यहाँ से दिखा गया है, ये Q4 जो है 2021 है। फिर उसके बाद ये डिक्लाइन जो है यहाँ पे कि जो है ग्रोथ रेट वो बहुत कम हो गई, और उसके बाद ये इसमें दिखाया गया है। क्लियर, ये सर्वे है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमें यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं, बट ओवरऑल 2022 वाज अ सक्सेसफुल ईयर फॉर द इंडस्ट्री इन इंडिया विद शिपमेंट ग्रोइंग बाय 5% इन 2021, while notebook shipment fall 7% to 11 million unit. Desktop and tablet shipment grew significantly by 37 and 21%, ठीक है, इन 2022। उसके बाद अब यहाँ से आपको दिखाया गया है, क्लियर, यहाँ से आप देख सकते हो 2020 से लेकर 22 का ये सर्वे है, जिसमें इंडियन पीसी की जो है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पर दी गई है। 20 में क्या था, फिर किस तरह से ग्रो किया, 21 में एकदम से पीक पे गया, 21 के बाद फिर जो है डिक्लाइन हुआ, फिर 22 में एक शार्प इंक्रीज दिखाया गया है, फिर ये डिक्लाइन होता चला गया। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद द मेन ऑन गोइंग कंसर्न फॉर रिसेशन एंड इन्फ्लेशन फियर। ठीक है, द मेन ऑन गोइंग कंसर्न क्या थे, रिसेशन एंड इन्फ्लेशन फियर्स विच हैव टू राइजन अगेन
after subsiding in late 2022. Indian consumers spent on devices in the first half of 2022, यानी 2022 के स्टार्टिंग में इंडियंस ने पीसी वगैरह पे स्पेंड किया, बट डिमांड फॉल सरप्ली, लेकिन धीरे धीरे डिमांड कम होने लगी, लीडिंग द वीकली हॉलीडे सेशन फॉर वेंडर्स एंड रिटेलर्स. क्लियर. And next, like analyst said that meanwhile the commercial sector continued to grapple with inventory and supply chain issue, but the decline in demand is helping ease procurement delays. Pockets of enterprises spending after last year of lockdown has helped Dextrop maintain some momentum, while education deals have boosted tablet shipment. यानी उस समय क्या हुआ था, जब लॉकडाउन था तो उस समय जो डेस्कटॉप वगैरह हैं उनकी डिमांड एकदम से ज़्यादा हुई थी, टैबलेट की डिमांड ज़्यादा हुई थी, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हुई थी, तो उसके ऊपर ये सारा दिखाया गया है. अब थोड़ा क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स विद, आप इसको अच्छे से एक बार और पढ़ लीजिएगा, हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है. ठीक है, तो देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैरा. तो इसमें क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू कैनालाइज एस्टीमेट द ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन इन द इंडियन पीसी मार्केट वाज, तो कितनी डिक्लाइन थी, 22%. इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंप्लीट द फॉलोइंग appropriately based on your understanding of para 1 and 2.1. We can say that the category of PC shipment was experienced a sharper decline in Q4 India was. ठीक है, तो इसमें क्या है, शार्पेस्ट डिक्लाइन किस में हुआ था, शार्पेस्ट डिक्लाइन जो हमने देखा था यहाँ पे, दैट इज इन द शार्पेस्ट डिक्लाइन हमने अभी जो है इसमें पढ़ा था कि जो शार्पेस्ट डिक्लाइन हुआ है दैट इज इन द नोटबुक शिपमेंट. ये देखिए दिया गया है ना, ड्यू टू ए शार्प डिक्लाइन इन द नोटबुक शिपमेंट. क्लियर. तो इसमें इसको हम कंप्लीट कर देंगे, दैट इज इन नोटबुक शिपमेंट इन इंडिया वाज नोटबुक शिपमेंट. इसमें आ जाएगा नोटबुक, आप अच्छे से लिख दीजिएगा वहीं पे जहाँ पे मैंने अभी दिखाया था आपको शिपमेंट. क्लियर, नोटबुक शिपमेंट. उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, बेस्ड ऑन द सर्वे रिजल्ट व्हाट वाज द ओवरऑल ग्रोथ रेट इन पीसी शिपमेंट इन इंडिया इन 2021. 2021 में जो ओवरऑल ग्रोथ रेट थी वो लगभग कितनी थी. तो इसको जब आप ग्राफ से देखोगे तो ये लगभग आ जाएगी 44.5%. ठीक है, ग्राफ से आप जब इसको चेक करोगे तो ये आ जाएगी 44.5%. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेजर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द 22% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन इन द इंडियन पीसी मार्केट इन 2022 अकॉर्डिंग टू कैनालाइज एस्टीमेट, एंड हाउ डिड द इंडिविजुअल सेगमेंट ऑफ नोटबुक, डेस्कटॉप, टैबलेट परफॉर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड. रेशनलाइज योर आंसर इन 40 वर्ड्स. तो फोर्थ का आंसर ये हो जाएगा, दिस वाज ड्यू टू a sharp decline in notebook shipment. This was due to a sharp decline in notebook shipment which declined 31% to 2.3 million unit. Desktop shipment declined 5% to 695,000 unit, while tablet shipment declined 7% to 1.2 million units. ये फोर्थ का आंसर हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कैनालिस्ट रिपोर्ट व्हाट आर द टू मेन ऑन गोइंग कंसर्न मेंशन इन द पैराग्राफ. तो जो टू मेन ऑन गोइंग कंसर्न है वो कौन से हैं, द मेन ऑन गोइंग कंसर्न आर रिसेशन एंड इन्फ्लेशन फियर. ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा रिसेशन एंड इन्फ्लेशन फियर, ये फिफ्थ का आंसर हो जाएगा, रिसेशन एंड इन्फ्लेशन फियर. उसके बाद लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6, दैट what happened to the demand for devices in the second half of 2022 according to analyst Aswiz Ethel. तो इसमें क्या आ जाएगा, इट फेल शार्पली. ये जो है क्या हुआ था, पीसी की डिमांड जो है वो बहुत ही, डिमांड फॉर डिवाइसेस तो कम हो गई थी, तो इट फेल शार्पली. क्लियर. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज रिसेशन एंड इन्फ्लेशन फियर इम्पैक्ट कंज्यूमर बिहेवियर इन द इंडियन पीसी मार्केट. रिसेशन और इन्फ्लेशन फियर जो है उसका इम्पैक्ट कंज्यूमर्स पे कैसे पड़ा इंडियन पीसी मार्केट में, एज हाईलाइटेड बाय कैनालिस्ट एनालिस्ट रिपोर्ट. एडिशनली व्हाट फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनिंग मोमेंटम फॉर डेस्कटॉप एंड बूस्टिंग टैबलेट शिपमेंट एमिडेस्ट चैलेंज इन द कमर्शियल सेक्टर. ठीक है, तो इसमें कंप्लीट आपको बताना है कौन से फैक्टर थे जिसमें जो डेस्कटॉप है और जो टैबलेट है उनका जो किस तरह से उनकी डिमांड कम ज़्यादा हुई वो सब यहाँ पर बताना है. सो यहाँ से आंसर हो जाएगा, इंडियन कंज्यूमर स्पेंट ऑन डिवाइसेस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 बट डिमांड फेल शार्पली लीडिंग टू अ वीक हॉलीडे सेशन फॉर वेंडर्स एंड रिटेलर्स.
Pockets of enterprises spending after last year lockdown have helped desktop maintain some momentum, while education deal have boosted tablet shipment. Clear? तो ये हमारा 7th का आंसर हो जाएगा. Now let's move to the question number 8. Which sector was a boost in shipment due to education deals? Which sector saw a boost in shipment due to education deals according to the information provided? कमर्शियल सेक्टर है, डिवाइस सेक्टर, टैबलेट सेक्टर या एंटरप्राइज सेक्टर. तो इसमें आंसर हो जाएगा टैबलेट सेक्टर. क्लियर? टैबलेट सेक्टर. नेक्स्ट देखिए, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. दैट इज सेक्शन बी है, राइटिंग स्किल और ग्रामर स्किल जो है यहाँ पर आपको ग्रामर करनी है. एंड यू हैव टू कंप्लीट द एनी 10 of 12 क्वेश्चन. ठीक है, आपको 12 टास्क दिए गए हैं, उसमें से आपको यहाँ पर 10 टास्क कंप्लीट करने हैं. क्लियर? तो इसको हम करेंगे. फर्स्ट जो दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ ईमेल. तो इसमें अच्छा आएगा आपका, देखिए सर, दिस इज विद रेफरेंस टू योर ईमेल क्वेरी. वी आर थ्रिल्ड टू इन्फॉर्म यू that you have been डैश सेलेक्ट दिया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर. वी आर थ्रिल्ड यानी बहुत ही उत्साह के साथ हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सेलेक्ट हो गए हो. तो यहाँ पे हैव बीन है, हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा सेलेक्टेड. क्या आ जाएगा बच्चों? इसमें आ जाएगा आपका सेलेक्टेड. इसमें आप कर देंगे सेलेक्टेड. क्लियर? साफ साफ लिख लीजिएगा, ईडी लग जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट टू द move. Second, read the given sentence from an article on social media. Identify the error and supply the correction in the sentence. एरर और करेक्शन के क्वेश्चन दिए गए हैं, इनकी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा. कई क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे. सोशल नेटवर्किंग साइट हैज़ बिकम द लेटेस्ट फेड अमंग स्कूल चिल्ड्रन. तो इसमें क्या जो है एरर है वो आपको यहाँ पर बताना है. क्लियर? तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इसमें देखिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स ये जो है आपका यहाँ पर मोर देन वन है, प्लूरल है, तो इसमें हैज़ की बजाय हैव आ जाएगा. तो यहाँ पे एरर हैज़ की है और करेक्शन जो है इसके अंदर क्या हो जाएगी? हैव हो जाएगा. ये आ जाएगा इसका आंसर सेकंड का. क्लियर है? नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्रिश एंड कोमल हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट द इनोग्रेशन ऑफ कोमल बुक लॉन्च. कोमल की बुक लॉन्च हुई है, इनोग्रेशन हुई है, तो उसके बारे में दोनों कन्वर्सेशन कर रहे हैं. रिपोर्ट क्रिस क्वेश्चन. तो आपको रिपोर्टेड इस यहाँ पे चेंज करना है. क्रिस का क्वेश्चन, आर यू एक्साइटेड अबाउट योर बुक लॉन्च. तो इस क्या क्या आ जाएगा? क्लियर? तो क्रिश ने किससे पूछा है? क्रिश ने कहा है किसको? कोमल को. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्रिश आस्क्ड कोमल. क्लियर? क्रिश आस्क्ड कोमल इफ शी. ठीक है, इफ शी वाज. यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन है ना, आर यू, तो आर की जगह क्या लग जाएगा? इफ शी वाज एक्साइटेड. इफ शी वाज एक्साइटेड. उसके बाद ऐसे कैसे? अबाउट योर की जगह क्या हो जाएगा? हर. अबाउट हर बुक लॉन्च. ये आ जाएगा अबाउट हर बुक लॉन्च. तो ये इसका आंसर हो जाएगा लॉन्च. ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा बेटा. क्रिश आस्क्ड कोमल इफ शी वाज एक्साइटेड अबाउट हर बुक लॉन्च. ये आ जाएगा. क्लियर? तो यहाँ से आप इसको लिख लीजिए साथ साथ. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है. रीड द डायलॉग बिटवीन सलोनी एंड हर डांस टीचर. सलोनी और उसके डांस टीचर के बीच में कन्वर्सेशन है. लक्ष्मी रिगार्डिंग हर डांस परफॉर्मेंस. सलोनी कहती है इज माई पोस्चर ओके व्हेन आई डू दिस मूवमेंट, कि जब मैं ये मूवमेंट करती हूँ तो क्या मेरा पोस्चर ओके है. लक्ष्मी कहती है आई थिंक यू नीड टू वर्क अपॉन योर बैक अ बिट. तो आपको अपनी जो है बैक पे ध्यान देना होगा थोड़ा. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ द अबो डायलॉग. अब यहाँ पे इसको चेंज करना है. इसमें देखिए क्या दिया गया है. सलोनी आस्क्ड लक्ष्मी इफ इसमें आ जाएगा आपका इफ हर पोस्चर. अब देखिए यहाँ से करना है ना आपको. इफ इज माई पोस्चर, तो इसमें आ जाएगा इफ हर पोस्चर. क्लियर? इफ हर पोस्चर वाज ओके व्हेन शी डिड. हर पोस्चर वाज ओके व्हेन शी डिड, यानी ये बी इसका राइट आंसर रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है. फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द लाइन ऑफ द स्टोरी. It was a dark moonless night. Soumya was returning home after late night. Was आ जाएगा. 6 क्वेश्चन है. Identify the error and correction. The company aimed at increasing authority in areas frequently visited by the clients. The company aimed नहीं होगा, aimed की जगह यहाँ पे aims आएगा. The company aims, तो यहाँ पे error है aimed
और करेक्शन हो जाएगा एम्स, करेक्शन हो जाएगा एम्स एट इंक्रीजिंग अथॉरिटी इन एरियाज फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय द क्लाइंट्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई द एरर। इसमें भी एरर बतानी है आपको, तो इसमें दिया गया है इंस्टेड ऑफ अ रश ऑफ टेक्स्ट that compete for attention, your client see a collection of beautiful graph, those transform their historical data into actionable insight। ठीक है, तो इसका आंसर जो आपका रहेगा यहाँ पे दोज जो दिया गया है, देखिए कहाँ पे है, ये रहा ग्राफ दोज, दोज ट्रांसफॉर्म, तो दोज की जगह क्या आ जाएगा दैट ट्रांसफॉर्म, दोज नहीं आएगा दैट आएगा, तो ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 8, complete the given narrative by filling the blank with the correct option। One by one snowflakes fell from a grey and motionless sky only to land। ठीक है, इसमें आ जाएगा land and melt instantly on the windshield, तो ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है दैट इज रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन ए डिलीवरी एजेंट एंड हिज कस्टमर। जो है रिपोर्ट करना है बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। तो डिलीवरी एजेंट का डायलॉग क्या है, सर प्लीज गिव मी अ 5 स्टार रेटिंग फॉर दिस ऑर्डर। कस्टमर कहता है आई नीड टू चेक द पैकेट, पहले मैं पैकेट चेक करूंगा बिफोर आई गिविंग द रेटिंग, रेटिंग देने से पहले। अब इसके सेंटेंस को हमें रिपोर्ट करना है द डिलीवरी एजेंट रिक्वेस्टेड द कस्टमर, देखिए यहाँ से डिलीवरी एजेंट रिक्वेस्टेड द कस्टमर टू गिव हिम अ 5 स्टार रेटिंग फॉर दैट ऑर्डर, इसका तो कर दिया। अब इसका हमें करना है कस्टमर वाले डायलॉग का, द कस्टमर आंसर्ड दैट ही नीडेड टू, उसके बाद क्या आ जाएगा ही नीडेड टू, यहीं पे लिख रही हूं मैं, ही नीडेड टू चेक, ही नीडेड टू चेक द पैकेट बिफोर, नीडेड ही चेक द पैकेट बिफोर, आई की जगह क्या आ जाएगा बिफोर ही, गिव का फॉर्म जो है चेंज हो जाएगी गेव द रेटिंग। क्लियर, बिफोर ही गेव द रेटिंग, तो इसमें आ जाएगा दैट ही नीडेड टू चेक द पैकेट बिफोर ही गेव द रेटिंग। क्लियर, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट the news report with the technological advancement and evolving customer expectation। इसमें ए आंसर रहेगा evolving customer expectation, नहीं evolving नहीं आएगा, evolution आएगा, with technological advancement and evolution सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, evolution customer expectation, business need a robust digital transformation strategy। क्लियर, तो सी जो है इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कंप्लीट द लाइन फ्रॉम द सेल्फ अवेयरनेस सॉन्ग बाय फिलिंग अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आ जाएगा डिलाइटफुल डिस्प्ले सन ड्रॉप्स बो देयर प्योर वाइट हेड्स टू द सन ग्लोरी, बी इसका राइट आंसर होगा ग्लोरी। क्लियर है, ग्लोरी। नेक्स्ट देखिए आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द फॉलोइंग नोट टू पैसेंजर फ्लाइट इंस्ट्रक्शन मैनुअल, द सैंपल टेक्सटिंग, देखिए द सैंपल टेस्टिंग मैसेज सेंड थ्रू सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम एम्स टू एनहांस पब्लिक सेफ्टी एंड प्रोवाइड टाइमली अलर्ट ड्यूरिंग इमरजेंसीज। तो इसमें कैसे करेंगे हम, इसमें जो एरर है वो सेंड की है। ठीक है, एरर क्या है इसमें, सेंड की जगह आ जाएगा सेंट। ठीक है, सेंट की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें सेंट आ जाएगा, ये एरर है और ये करेक्शन हो जाएगी। क्लियर, ये हो गया आपका ग्रामर का सेक्शन। नेक्स्ट देखिए राइटिंग सेक्शन है आपका 10 मार्क्स का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है यू आर दीपक एंड दीपिका, यू आर ऑन मॉर्निंग वॉक व्हेन यू हैपन टू सी एन इंजर्ड बर्ड। तो आप मॉर्निंग वॉक पे हो, आप एक इंजर्ड बर्ड देखते हो ऑन द पेवमेंट अंडर अ ह्यूज बैनियन ट्री के नीचे, यू पिक्ड इट अप, आप उसको उठाते हो एंड टुक इट टू द एवियन वेटेरिनियन, डॉक्टर के पास लेकर जाते हो। डायरी एंट्री करनी है नॉट मोर देन इन 120 वर्ड्स। क्लियर, तो अपने आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आइए करते हैं इसको। 9 जून 2024 डेट है। डियर डायरी, आप डेट जो भी है वो लिख लीजिएगा। टुडे वाइल आई वाज ऑन मॉर्निंग वॉक आई केम अक्रॉस ए हार्ट रेंचिंग साइट। ठीक है, ऐसा दृश्य जिससे मेरा हृदय जो है वो रेंच हो गया। ठीक है, उसके बाद यानी करुणा से भर गया। देयर ऑन द वे पेमेंट बीनीथ अ मैग्निफिसेंट बैनियन ट्री आई नोटिस एन इंजर्ड बर्ड, माई हार्ट इमीजिएटली वेंट आउट
टू द लिटिल क्रिएचर एंड विदाउट अ सेकेंड थॉट आई जेंटली पिक्ड इट अप, मैंने उसको उठा लिया. I hardly made my way to the avian veterinarian, hoping that they could provide the care and attention the bird needed. The journey was filled with worry and anticipation. ठीक है, as I held on to the fragile life in my hands. Upon reaching the veterinary clinic, they quickly assessed the bird condition. It was a relief to know that bird would receive the necessary treatment and care. I left it in the capable hand of the veterinarian, knowing that they would do anything possible to help it recover, कि क्या वो इसकी कुछ और सहायता कर सकती हैं. So saving the bird has reminded me of the importance of compassion and taking action when we come across creature in need. I hope the bird will heal and fly freely once again. With gratitude, दीपक या दीपिका. क्लियर? तो इस तरह से आप इसको लिख देंगे. तो यहाँ से बच्चों आप इसका कंप्लीट जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कंप्लीट डायरी एंट्री का. ठीक है, या आप और इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो और थोड़ा छोटा करके लिख सकते हो, तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो. मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया है. नेक्स्ट देखिए, उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का बी दिया गया है. और में आई वॉज स्लीपिंग पीसफुली, मैं बहुत जो है पीसफुली सो रहा था. व्हेन आई हेयर सम नॉइज फ्रॉम द आउटसाइड, फिर बाहर से कुछ आवाज़ें आई. आई वोक अप एंड रैन टुवर्ड्स द बालकनी, तो मैं बालकनी की तरफ गया या गई. कंप्लीट द स्टोरी एंड गिविंग अ सुटेबल टाइटल, आपको स्टोरी कंप्लीट करनी है एक सुटेबल टाइटल के साथ. तो बच्चों इसका जो टाइटल रहेगा वो हमने दिया है द मिस्टीरियस नॉइसेस. ठीक है, मिस्टीरियस नॉइसेस, जैसे होता है ना मिस्ट्री है, पता नहीं कैसी आवाज़ें हैं, तो इसीलिए मिस्टीरियस नॉइस. I was sleeping peacefully when I heard some noise from the outside. I woke up and ran towards the balcony, curious to see what happening. As I peered into the darkness, my eyes widened in surprise. जैसे ही मैंने देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई. A group of firefly had gathered near a blooming jasmine plant, creating a mesmerizing spectacles. Their tiny bodies flickered and danced, illuminating the night with their enchanting glow. It was a magical sight that filled my heart with wonder. I watched in awe as the fireflies continued their mesmerizing performance. It was as if they are putting on a secret show just for me. The rhythmic chirping of cricket added to the symphony of nature. यानी बहुत सारे जो है fireflies वो एक जैस्मिन प्लांट के पास इकट्ठे हो रखे हैं, आवाज़ें कर रहे हैं. क्लियर? और एक रिदम लग रही है इस तरह से. इन दैट मोमेंट आई रियलाइज दैट इवन द सिंपलेस्ट थिंग कैन होल्ड इमेंस ब्यूटी एंड जॉय, कि बहुत सिंपल सी चीज़ों के अंदर भी क्या है, ब्यूटी है, जॉय है. It was a reminder to appreciate the wonders that surrounding us, even in the midst of our busy life. With a contented smile, I returned to bed. फिर जो है मैं अपनी बेड में गया, feeling grateful and unexpected spectacle that has brightened my night. तो इस तरह से ये स्टोरी कंप्लीट जो है आप कर लेंगे. अपनी लैंग्वेज में कुछ और स्टोरी बनाना चाहे, कोई भूत प्रेत की बना सकते हो, ठीक है, किसी चोर की बना सकते हो, कोई भी स्टोरी आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है. इट वॉज योर फादर बर्थडे एंड योर मोम कुकड अ डिलीशियस मील. आपके फादर का बर्थडे है और आपकी मदर जो है योर मोम कुकड अ डिलीशियस मील, आपकी मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया है. राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ इन नॉट मोर देन 120 वर्ड्स. आपको एक पैराग्राफ लिखना है. एंगेजिंग द रीडर सेंस बाय डिस्क्राइबिंग अ माउथ वाटरिंग होममेड डिश. आपको जो डिश बनाई है उसके बारे में लिखना है. इंक्लूडिंग द अपीयरेंस, अरोमा एंड टेस्ट, उसका टेस्ट कैसा है, अरोमा कैसी है, दिखने में कैसी है, वो सब आपको यहाँ पर लिखना है. तो यहाँ से इसके आंसर हम लिख देंगे. ऑन द टेबल अ मास्टरपीस अवेटेड अस. ए गोल्डन ब्राउन रोस्टेड चिकन परफेक्टली सीजन विद फ्रेग्रेंट हर्ब्स was the centerpiece. Its skin glistened with a tantalizing crispiness, promising a burst of flavor with every bite. ठीक है, तो ये उसकी अपीयरेंस हो गई कि कैसे रोस्टेड चिकन है, गोल्डन ब्राउन है. बिसाइड इट मेडले ऑफ कलरफुल वेजिटेबल्स सॉटेड टू परफेक्शन एडिड अ वाइब्रेंट टच टू द प्लेट. द अरोमा, उसमें लिखा था ना कि खुशबू कैसी है. अरोमा ऑफ कार्मलाइज्ड अनियन एंड गार्लिक मिंगल्ड विद द अर्थी नोट्स ऑफ रोस्टेड पोटैटो, क्रिएटिंग एन इररेजिस्टिबल कॉम्बिनेशन. तो ये सारी चीज़ें मिला के बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन जो है वो बन गया है. बहुत ही अच्छी वो डिश लग रही है. तो इसको और भी अपनी लैंग्वेज में आप और ज़्यादा सिंपल तरीके से कर सकते हो, लेकिन जब कुछ एक अच्छी वोकेबलरी का आप यूज़ करते हो तो आपका पेपर जो है वो प्रेजेंटेबल लगता है. क्लियर? नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट है इसी के में और का जो है बी में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5.
यू वर डाउन विद अ वायरल फीवर फॉर फ्यू डेज एंड मिस्ड अ लॉट ऑफ स्कूल वर्क। आप काफ़ी दिन से स्कूल नहीं गए, आपने स्कूल वर्क मिस कर दिया। एंड ए classmate of yours help you a lot by sharing notes. Write the descriptive paragraph in not more than 120 words describing her appearance and thoughtful gesture. तो आपको बुखार हो गया है ना, तो और जो है आपको एक पैराग्राफ लिखना है अपने जो फ्रेंड है उसके बारे में जिसने आपके साथ अपने नोट्स जो है वो शेयर किए हैं। तो बेटा ये काफ़ी इजी है। ये मान लो आपको यहाँ पे अपना जो बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, आपकी क्लासमेट है, उसको डिस्क्राइब करना है। शी इज़ सच अ काइंड एंड हेल्पफुल पर्सन। व्हेन आई वाज सिक विद अ फीवर एंड मिस्टर लॉट स्कूल वर्क शी केम टू माई रेस्क्यू। रिया शेयर्ड हर नोट्स विद मी एंड टुक द टाइम टू एक्सप्लेन एवरीथिंग आई हैड मिस। तो उसने सब कुछ एक्सप्लेन किया। हर थॉटफुल गेस्चर एंड केयरिंग नेचर मेड अ बिग डिफरेंस इन कैचिंग अप विद माई स्टडीज। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर हर सपोर्ट। रिया इज़ एन अमेजिंग फ्रेंड एंड आई एम लकी टू हैव हर। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसके बारे में लिखना है। आप चाहो और भी उसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, उसकी क्वालिटीज़ लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है सेक्शन डी लिटरेचर टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट रीडिंग टेक्स्ट का 40 मार्क्स का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन एक्सट्रैक्ट दिया गया है। वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905 वाज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, इंडेड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, यानी टू जो है परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक जो है सेम टाइम नहीं दिखा सकती इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी इफ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर। फ्रॉम दिस फॉलोड the world most formula which describe the relationship between mass and energy, that is E is equal to mc square, and in the mathematics equation E stand for energy, m for mass and c क्या है, speed of light है in a vacuum। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। तो इसमें क्या दिखाया गया है, दैट टाइम इज, तो बच्चों इसमें जो है दिया गया है, देखो इसमें विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, क्लियर, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है, तो इसमें टाइम एंड डिस्टेंस आर यहाँ पे नॉट एब्सोल्यूट करके इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, क्लियर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट हैपन्स टू द टाइम शोन ऑन टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक दैट कम टुगेदर आफ्टर अ जर्नी वेयर वन हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटेड टू अदर, आंसर इन 40 वर्ड्स। सो यहाँ से इसका आंसर करेंगे, व्हेन टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स कम टुगेदर आफ्टर अ जर्नी वेयर वन हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट, इसमें एक बहुत फास्ट चल रही है, वेरी फास्ट रिलेटेड टू द अदर, द क्लॉक दैट हैज़ बीन मूविंग फास्ट विल शो लेस टाइम compared to the clock that has been at rest, this is due to the time dilation। तो ये आपका इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स आइंस्टीन को इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर रिलेट मास एंड एनर्जी। तो E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर जो है मास एनर्जी से रिलेट करती है, तो ये आपका आंसर जो है ट्रू हो जाएगा। विच वर्ड और फ्रेज वुड करेक्टली सब्सटीट्यूट जर्नी, जर्नी का सिनोनिम आपको बताना है, यानी जो सेम मीनिंग होता है उसको सिनोनिम कहते हैं, जो ऑपोजिट होता है उसको एंटोनिम बोलते हैं, क्लियर। तो ये जर्नी का सेम सिनोनिम क्या हो जाएगा, जर्नी का सेम देखो ट्रिप, जर्नी को आप ट्रिप लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, वॉइस लिख सकते हो, VOYAGE वॉइस, क्लियर, ट्रिप या वॉइस, तो जर्नी का सिनोनिम ट्रिप या वॉइस लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, बी दिया गया है, इन द इवनिंग देर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल। इवनिंग में जो है एक और स्टॉर्म आया लेकिन लीफ जो है वो गिरी नहीं, ये जॉन्सी वाले को चैप्टर से ही है, ठीक है, द लास्ट लीफ से। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ देन शी कॉल्ड आउट टू शू, तो फिर उसने शू को बुलाया, आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैं एक बुरी लड़की हूँ, यह लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली, तुमने मेरी इतने अच्छे से हेल्प किया, आई हैव नो कॉपरेट विद यू, मैंने तुम्हारे साथ कोई कॉपरेशन नहीं किया, सो I have been depressed and gloomy. The last leaf has shown me how wicked I have been. लास्ट लीफ मुझे ये बता रही है कि मैं कितनी बुरी हूँ। आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वांट टू डाई, ठीक है, ये एक पाप है। शी हग्ड जॉन्सी, उसने जॉन्सी को हक कर लिया। देन सी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड मिरर, जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर, उसने उसके बालों को कॉम किया, स्माइल किया। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, आफ्टर एग्जामिन द इज पेशेंट ही टोल्ड शू दैट जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव, अब वो जीना चाहती है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, कि वो बहुत जल्दी जो है रिकवर कर जाएगी। अब क्वेश्चन है, व्हाट डिड जॉन्सी रियलाइज आफ्टर लुकिंग एट द लास्ट लीफ ड्यूरिंग द स्टॉर्म, उसने क्या रियलाइज किया, उसने रियलाइज किया कि इट इज़ अ सिन टू वांट टू डाई, कि मरना जो है वो एक पाप है।
व्हाट डिड द डॉक्टर से अबाउट जोन्सी आफ्टर एग्जामिंग हर, उसने क्या बताया, उसने क्या एग्जामिन किया, उसने क्या कहा, उसने यही कहा कि दैट शी विल रिकवर सून। डॉक्टर सेड अबाउट जोन्सी आफ्टर एग्जामिन हर दैट शी विल, ठीक है, ये लिख देंगे शी विल रिकवर सून, बस एक नंबर का है ना, तो शी विल रिकवर सून, ये आंसर आ जाएगा, रिकवर सून। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इन व्हाट वेज डिड द डॉक्टर assess जोन्सी कंडीशन एंड व्हाट इज प्रोग्नोसिस फॉर हर रिकवरी, आंसर इन 40 वर्ड्स। तो डॉक्टर असेस जोन्सी कंडीशन जो है डॉक्टर ने कैसे असेस की, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। ये आंसर हो जाएगा, द डॉक्टर असेस जोन्सी कंडीशन बाय एग्जामिन हर फिजिकली एंड ऑब्जर्विंग हर बिहेवियर, ही डायग्नोस्ड हर विद न्यूमोनिया एंड गिव ए प्रोग्नोसिस दैट शी हैड अ गुड चांस ऑफ रिकवरी इफ शी हैड द विल टू फाइट एंड ए पॉजिटिव माइंड सेट। ठीक है, उसने उसको बताया कि निमोनिया है और लेकिन वो अच्छी हो सकती है अगर वो पॉजिटिव माइंडसेट रखेगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग ऑफ मेलनकॉली एज मेंशन इन द एक्सट्रैक्ट। तो मेलनकॉली जो है वो किससे यहाँ पे क्लोज है, उसके बारे में आपको लिखना है, तो वो है ग्लूमी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ग्लूमी, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया गया है आपको, एंड क्वेश्चन 4 एनी वन ऑफ द टू गिवन, देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, जो है वो क्या हो जाते हैं, एंग्री, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, हंग्री और बहुत दूर से चल के आ रहे थे तो फेंट हो जाते हैं भूख के कारण, एंड श्योरली सच अ वुमेन वाज इनफ टू प्रोवोक अ संट, और जो वुमेन है उसने उसको खाना देने से मना कर दिया जिसकी वजह से वो प्रोवोक हो गए, उनको गुस्सा आ गया। फिल इन द ब्लैंक विद वन वर्ड, तो सेंट पीटर फेल्ट, सेंट पीटर को जो है क्या उन्होंने फेल्ट किया इन द गिवन लाइंस। तो सेंट पीटर वो एंग्री भी थे, वो हंग्री भी थे, तो दोनों में से कोई भी आ सकता है। सेंट पीटर फेल्ट हंग्री, ठीक है, एंग्री भी लिख सकते हो, फेल्ट एंग्री, जब उसको खाने को नहीं मिला तो वो एंग्री हो गई। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द लाइंस व्हाट कंडीशन वाज सेंट पीटर इन, जो है सेंट पीटर किस कंडीशन में थे, तो वो जो है हंग्री एंड फेंट थे, तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, हंग्री एंड फेंट। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू द लाइंस व्हाट कंडीशन वाज सेंट पीटर इन, हंग्री एंड फेंट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टैंजा एनालाइज द इमोशंस ऑफ सेंट पीटर, हाउ डज हंगर contribute to his reaction and what does the poet imply about the impact of the woman action on Saint Peter's state of mind। तो कैसे जो है हंगर की तरफ उन्होंने रिएक्शन दिया और क्या उनके रिएक्शन थे, क्या उनका माइंड सेट था जब लेडी ने उनको खाना देने से मना किया था, ये सारा आपको थोड़ा सा जो है कंपाइल करना है, इन रेशनलाइज करना है इन 40 वर्ड्स। सो ये इसका आंसर हो जाएगा, सेंट पीटर बिकेम एंग्री व्हेन ही वाज हंग्री, ही वाज फीलिंग वेरी वीक एंड द सेल्फिश वुमन वाज नॉट रेडी टू गिव हिम इवन ए स्मॉल केक। दिस बिहेवियर ऑफ द ग्रीडी वुमन एंगर्ड द संत, सो ही कर्स्ड हर टू बिकम अ वुड पैकर। उन्होंने उसको कर्स कर दिया, श्राप दे दिया। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एंटोनिम। एंटोनिम क्या होता है, उल्टा, ठीक है, ऑपोजिट। द वर्ड प्रोवोक एज मेंशन इन द लाइन, वी इनफ टू प्रोवोक ए संट, वाज इनफ टू प्रोवोक, प्रोवोक यानी उसको उत्तेजित करना, तो इसमें इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्रोवोक का प्लीज, ठीक है, उसको शांत रखना, प्लीज। क्लियर। नेक्स्ट है, बी पार्ट दिया गया है, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, ऑन किलिंग अ ट्री वाले से एक्सट्रैक्ट लिया गया है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट हैज़ ग्रोन, यानी एक पेड़ को जो है काटना मारना एक सिंपल नाइफ का काम नहीं है, ठीक है। स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, इट हैज़ ग्रोन, वो फिर धीरे ग्रो हो जाएगा अर्थ को कंज्यूम करके, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन, उसके ऊपर फीड करेगा, एब्जॉर्बिंग एयर ऑफ सनलाइट, एयर वाटर लेगा, एंड आउट ऑफ लेप्रस हाइड, और जो उसको बीमारी है उससे वो निकल जाएगा। क्लियर। एंड स्प्राउटिंग लीव्स, और उसकी लीव्स जो है वो क्या आ जाएंगी, स्प्राउट कर जाएंगी, यानी दोबारा से उसको जिंदा कर देंगी। व्हाट इज द पॉइंट व्यू ऑन किलिंग अ ट्री अकॉर्डिंग टू द लाइन्स, तो जो है पॉइंट का व्यू क्या है ऑन किलिंग अ ट्री अकॉर्डिंग टू द लाइन, तो इसमें आप इसका आंसर लिख सकते हो, पॉइंट का व्यू क्या है, दैट इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, एक ट्री को मारना जो है वो जो है काफ़ी टाइम लगता है उसमें, तो इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, ये इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, पहली लाइन आप लिख देंगे इसके अंदर। सेकंड देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएट हाउ डज द ट्री ग्रो एंड व्हाट डज द ट्री फीड अपॉन इट ग्रोज, तो कैसे ट्री ग्रोज करता है, कैसे वो फीड करता है। क्लियर। तो इसमें आप यहाँ से लिख सकते हो, इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, एब्जॉर्बिंग एयर ऑफ सनलाइट, एयर वाटर।
यहाँ तक आप इसका आंसर लिख सकते हो। क्लियर कि कैसे वो ग्रो करता है, कैसे वो फीड करता है। तो यहाँ से भी इसका वहाँ से भी लिख सकते हो, यहाँ से भी मैंने इसको सिंपल कर दिया है। द ट्री ग्रोज टू इट्स फुल साइज बाय कंज्यूमिंग नरिशमेंट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट एंड एब्जॉर्बिंग सनलाइट, वाटर एंड एयर फॉर सेवरल ईयर्स। द वर्ड सजेस्टिव ऑफ द ट्री लाइफ एंड एक्टिविटी आर ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। तो ये जो लाइन है ये इस चीज़ को दिखाती है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द सेंटेंस बाय अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू द पोएट द ट्री लीव्स रिप्रेजेंट, जो है ट्री की लीव्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं। देखो हमने लास्ट लाइन में पढ़ा है ना, दैट इट लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। तो लीव्स जो है वो उसको लाइफ प्रोवाइड कर रही हैं। सो अकॉर्डिंग टू द पोएट द ट्री लीव्स रिप्रेजेंट, जो है आप यहाँ पे लाइफ लिख सकते हो, नहीं तो देखो इस तरह से लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू द पोएट द ट्री लीव्स रिप्रेजेंट द ब्यूटी एंड वाइटलिटी ऑफ द ट्री। ब्यूटी एंड वाइटलिटी ऑफ द ट्री, ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड विच मीन्स डिजीज फ्रॉम द अबोव स्टैंजा। डिजीज जो है कौन सा वर्ड यहाँ पे शो कर रहा है। तो डिजीज यहाँ पे क्या शो कर रहा है, देखो ये है लेप्रस। आउट ऑफ इस लेप्रस, डिजीज क्या शो कर रहा है, लेप्रस वर्ड यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसका आंसर आपका फोर्थ का लेप्रस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। तो एनी 4 के आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, मार्गे हैड नेवर स्टडी इन अ रेगुलर स्कूल। मार्गे जो है वो एक रेगुलर स्कूल में नहीं पढ़ी, बट शी गॉट टू नो अबाउट द ट्रेडिशनल स्कूल। लेकिन वो ट्रेडिशनल स्कूल के बारे में जानना चाहती है। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट पर कमेंट करना है। So the story explore the contrast between Marge futuristic education system and the traditional school setting। तो ये स्टोरी जो है दोनों के बीच में कंट्रास्ट करती है। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग कमेंट्री ऑन द पोटेंशियल प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन। ठीक है कि अलग अलग एजुकेशन जो हैं उनमें क्या प्रोज है, क्या कॉन्स हैं। क्लियर। She thought that the old school must have been fun because the student used to sit together in the classroom। उसको लगता है कि सब इकट्ठे बैठ के पढ़ते होंगे, मज़ा आता होगा। They enjoyed, laughed and shouted in the school yard। Children needed company to enhance their skill। ये आप इसमें आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, केजिया डिडंट हैव अ लविंग रिलेशनशिप विद हर फादर। उसके फादर बहुत डोमिनेटिंग थे, उसके साथ वो बहुत डरती थी उनसे। शी ऑलवेज फेल्ट स्केयर्ड ऑफ हिम। जस्टिफाई दिस टेकिंग एग्जाम्पल फ्रॉम द चैप्टर द लिटिल गर्ल। एग्जाम्पल के साथ लिखना है। सो केजिया नेवर enjoyed the company of her dominating father। He always scolded her for one thing or the other and never appreciate or loved her। उसको कभी appreciate नहीं करते थे। She was so frightened of him that she went very slowly towards the drawing room। वो बहुत ही धीरे धीरे ड्राइंग रूम की तरफ जाती थी। When she was asked to come downstairs to take off his shoes। और जब वो नीचे आती तो अपने जूते जो है वो हाथों में लेकर चलती थी ताकि आवाज़ ना हो जाए। तो इतना ज़्यादा वो डरती थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ ब्लिस अकॉर्डिंग टू द पोएट इन द पोम रेन ऑन द रूफ। यहाँ पे पोएट जो है वो क्या फील करता है वो बताना है। द पोएट थिंक्स इट इज़ ब्लिसफुल टू लाई इन हिज कोजी बेड विद हिज हेड ऑन द पिलो एंड लिसन द साउंड ऑफ रेन फॉलिंग ऑन द सिंगल्स ऑफ द रूफ। ही इंजॉय द म्यूजिक ऑफ नेचर विच अराउज फैंटेसीज एंड मेमरीज इन हिज माइंड। तो जो वो रेन ड्रॉप गिरती हैं तो उसको वो म्यूजिक का आभास होता है और उसकी जो मेमरीज हैं उसके दिमाग में वो आती हैं। ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम विंड। विंड का सेंट्रल आइडिया बताना है। जो पोम है विंड इंस्पायर अस, हमें इंस्पायर करती है टू फेस द चैलेंजेस थ्रोन एट अस विद ग्रिट एंड फर्म डिटर्मिनेशन। वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस ऑल द हार्डशिप ऑफ लाइफ विद करेज। विंड सिंबलाइज प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टिकल्स दैट वी ऑल फेस एंड गो थ्रू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन अवर लाइफ। तो हमें स्ट्रगल करना सिखाती है, डिटर्मिनेशन, फर्म डिटर्मिनेशन हमें जो है बताती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मेंशन द क्वालिटीज दैट द कलाम इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ हिज पेरेंट्स। माय चाइल्डहुड से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब्दुल कलाम इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। फादर से क्या मिला, ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। एंड काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर। मदर से काइंडनेस मिली। ही लर्न द वैल्यू ऑफ रेस्पेक्टिंग अदर रिलीजियस एंड फेथ। दूसरों के रिलीजियस और फेथ को कैसे वैल्यू करना है वो उन्होंने सीखा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको कोई भी 2 क्वेश्चन इनमें से सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिसिपल्स डिसाइडेड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल वाइल द गुरु लेफ्ट। अब डिसिपल्स ने जो है उन्होंने डिसाइड किया किंगडम में स्टे करने के लिए, लेकिन गुरु वहां से छोड़ के चले गए, उसका रीजन बताना है।
The disciples decided to stay in the kingdom of fools because he was very happy with the fact that everything was quite cheap there. वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत सस्ती मिल रही थी उनको, इसलिए वो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे थे. He had peculiarity of diet, वहाँ पे जो है बहुत सारी अलग अलग तरह की डाइट थी. He was tempted by the cheap food, वो बहुत अच्छा अच्छा खाना खाना चाहता था सस्ते में. So he thought of enjoying an easy life by staying in that kingdom. तो वो easy life को बिताना चाहता था. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. Second question, according to the author, Iswaran seemed to more than make up for the absence of TV in Mahindra quarter. How? Elaborate. तो इसका आंसर लिख देंगे. द ऑथर सेज दैट इसवान सीम टू मोर देन मेकअप फॉर द लैक ऑफ एब्सेंस ऑफ ए टीवी इन महिंद्रा लिविंग क्वार्टर बिकॉज ही वुड डेली रिकाउंट स्टोरीज ऑफ एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस. ही नरेटेड हिज स्टोरीज इन अ वेरी इमेटेबल वे. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. नाउ थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड ओल्गा ट्रीटमेंट ऑफ लश्कोफ ब्रोट अ लाइफ एल्टिंग चेंज इन द लेटर. एक्सप्लेन की जो ओल्गा का ट्रीटमेंट था लश्कोफ की तरफ, किस तरह से उसने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया. और बच्चों स्टोरी से हमने पढ़ा था कि ओल्गा का लश्कोफ की लाइफ को चेंज करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था. तो लश्कोफ रिवील्ड दैट ओल्गा हैड सेव हिम. ठीक है, और लश्कोफ रिवील करता है कि ओल्गा ने उसे बचाया है. शी स्कॉल्डेड एंड अब्यूज हिम बट शी ऑल्सो सफर्ड एंड शेड टीयर्स फॉर हिज शेक. ठीक है, उसने उसकी सुरक्षा के लिए भी उसने आंसू बहाए हैं. इट वाज ओल्गा हु चॉप्ड वुड फॉर हिम. वो ओल्गा थी जिसने वो जिसके मतलब वो लकड़ियाँ उसके लिए काटती थी. Owing to her work and noble deeds, a change had to taken place in his heart. She set him right and forced him to change his profession and lead a dignified life. उसने ने उसको जो है क्या किया है, चेंज किया है. ना क्वेश्चन नंबर 10 है. एक जो है क्वेश्चन आपको दो में से अटेम्प्ट करना है. सम रिमार्केबल वैल्यू ऑफ एवलिन कैरेक्टर made her achieve the target despite her handicap. Santosh Yadav also had to face the challenge from a traditional family during her growing up years. Compare and contrast the character of both in the light of above statement. The sound of music and reach for the top. यहाँ से इसको लिया गया है. तो कुछ रिमार्केबल वैल्यूज़ जो है एल्विन कैरेक्टर जो उसको हेल्प करती हैं संतोष यादव को, कैसे उन्होंने ट्रेडिशनल फैमिली के साथ अपने सारे जो चैलेंजेस थे उनको एक्सेप्ट किया, वो सब आपको यहाँ पर बताना है. Santosh Yadav is a strong and determined Indian woman who achieved the best in her life with her hard work. She belonged to an average middle class family who didn't much believe in imparting education to girls. However, it was her own determination that she was able to climb the Mount Everest twice in the same year. She was also successful in clearing IAS. Similar to Santosh, Evelyn was also a determined and hardworking girl. ठीक है, दो शी लोस्ट हर हियरिंग कैपेबिलिटी ड्यूरिंग चाइल्डहुड. बचपन में ही उसने अपनी जो हियरिंग कैपेबिलिटी है वो खो दी थी. शी टुक म्यूजिक एज हर पैशन, लेकिन उसको म्यूजिक का बहुत शौक था. शी वॉज अवार्डेड मैनी अवार्ड्स एट द रॉयल अकेडमी. शी इज ऑल्सो द वर्ल्ड मोस्ट शाउट मल्टीप्लेयर ऑफ ड्रम एंड टेबल्स. ठीक है, तो ये आंसर आप लिख देंगे. सेकंड क्वेश्चन है इसमें, आइंस्टीन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ठीक है, व्हाट क्वालिटीज ऑफ आइंस्टीन कैरेक्टर रिवील्ड बाय दिस स्टेटमेंट. तो वो जो डिस्ट्रक्शन हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, उससे उनको बहुत इफेक्ट हुआ था. इनसे उनकी क्या क्वालिटी पता चलती है आइंस्टीन की. व्हाट एफर्ट डिड ही मेक टू प्रमोट पीस एंड डेमोक्रेसी. उन्होंने क्या एफर्ट किए पीस और डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के. इलेबोरेट. यहाँ से आंसर लिखेंगे. द फैक्ट दैट ही वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन सजेस्ट दैट ही वॉज डीपली मूव्ड बाय द सफरिंग एंड लॉस दैट अकर्ड ड्यूरिंग द वॉर. वॉर के टाइम पे जो विनाश हुआ उसकी से वो काफ़ी विचलित हो गए. इन रिस्पॉन्स टू द वॉर आइंस्टीन मेड सेवरल एफर्ट टू प्रमोट पीस एंड डेमोक्रेसी. उन्होंने काफ़ी एफर्ट किए, कैंपेन किए टू पुट ए स्टॉप ऑन यूजिंग न्यूक्लियर वेपन टू हार्म अदर कंट्रीज. ही रोट अ लेटर. उन्होंने एक लेटर भी लिखा टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के प्रेसिडेंट को. कैपिटल लिख लीजिएगा. एट दैट टाइम टू डिनाउंस यूज ऑफ nuclear weapon. Unfortunately, it didn't cause a big sensation as his previous letter to the president, where he encouraged experiment with nuclear energy to create the first atomic bomb for the USA. ठीक है, तो लेकिन एक बहुत ज़्यादा सेंसेशन उस लेटर से उनको नहीं हुई, क्योंकि पहले लेटर में उन्होंने काफ़ी न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, काफ़ी चीज़ों के बारे में उन्होंने बहुत ही उत्साह के साथ एक्सप्लेन किया था. देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें से भी आपको एक करना है. चाइल्डहुड इज अ पीरियड विच इज फुल ऑफ जॉयफुल मोमेंट. द चाइल्ड इन द लोस्ट चाइल्ड इज फैसिनेटेड टू सी मैनी थिंग्स बिफोर गोइंग टू द फेयर बट लेटर ऑन द सेम थिंग डिडंट ब्रिंग हिम एंड जॉय.
एंड कमेंट एंड जस्टिफाई द स्टेटमेंट टेकिंग एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टोरी। क्लियर, इसके बारे में आपको लिखना है कि चाइल्डहुड एक पीरियड है जॉयफुल मोमेंट्स के साथ जो बिताया जाता है। जो चैप्टर है आपका लोस्ट चाइल्ड, कैसे चीज़ों की तरफ फेयर में बच्चा आकर्षित होता है एंड द सेम थिंग डिडंट ब्रिंग हिम एंजॉय, लेकिन बाद में जब उसको दी जाती हैं तो वो उनको इंजॉय नहीं कर पाता है। तो ये सारा आपको लिखना है। After getting fascinated by a number of things, when he finally reached a roundabout, he stopped to observe it moving in full swing, with men, women, and children enjoying themselves on it. Then he turned to his parents to ask for permission to go on the round, but he heard no reply. ठीक है, वो जब उस परमिशन मांगने के लिए, झूले पर झूलने की परमिशन लेने के लिए जाता है तो उसको उत्तर नहीं मिलता। एट दैट टाइम ही रियलाइज दैट ही लॉस्ट हिज वे, वहाँ पे उसको पता चलता है कि वो रास्ता भटक गया, अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया। ही लुक्ड ऑल अराउंड, वो चारों तरफ देखता है, बट देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, लेकिन उसको कहीं भी पेरेंट्स दिखाई नहीं दे रहे। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग आउट ऑफ रियल फियर। ठीक है, तो जैसे चिल्लाता है एंड मदर फादर, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं। पैनिक स्ट्राइकन ही रेन फ्रॉम वन साइड टू अनदर, वो इधर उधर भागता है। इन ऑल डायरेक्शन टू फाइंड हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए। हिज येलो टर्बन के अनटाइड, उसकी टर्बन जो है पगड़ी वो खुल जाती है। एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी, और उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड है पार्ट, इसमें ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द गुरु इन द चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो इन द किंगडम ऑफ फूल्स में गुरु का जो कैरेक्टर है उसके ऊपर आपको लिखना है। So he is quite an intriguing character. The Guru is portrayed as a wise and insightful figure who possesses deep knowledge and understanding. तो इसमें गुरु को जो है काफ़ी डीप नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के साथ दिखाया गया है। ही इज़ ऑफन सीन अ टीचर एंड अ गाइड एंड ऑफरिंग वैल्यूएबल लेसन एंड टीचिंग टू दोज अराउंड हिम। सबको वो अच्छी अच्छी शिक्षा देते रहते हैं जो भी इनके चारों तरफ दिखता है। द गुरु काम एंड पेशेंट डिमेन्योर एड्स टू हिज ऑरा ऑफ विजडम। ही प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द स्टोरी में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। वो एक शांतिप्रिय व्यक्ति हैं। इम्पार्टिंग विजडम एंड हेल्पिंग अदर नेविगेट थ्रू द फुलिशनेस ऑफ द किंगडम। क्लियर, तो वो जो है लोगों को नेविगेट करते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट प्रैक्टिस पेपर। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी जो क्वेश्चंस है उनका बेनिफिट मिल सके। सो टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।